इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इकोनॉमिक्स क्लास में हम हमारे पिछले ही टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड यानी मांग के सिद्धांत को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि मांग किसे कहते हैं। मांग किसी भी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तीन तत्व होते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन का होना और उस धन को खर्च करने के लिए तत्पर होना अर्थात तैयार होना। यदि ये तीन तत्व होंगे तभी हम उसे मांग कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मांग तालिका और मांग वक्र। मांग तालिका दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका में एक उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाते हैं तथा बाजार मांग तालिका में उस बाजार के जितने भी उपभोक्ता हैं उन सभी की मांग का कुल योग होता है। इसी तरह हमारा जो मांग वक्र है वो भी दो प्रकार का होता है, बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र किसी एक उपभोक्ता की मांग का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। इसी तरह बाजार मांग वक्र है वो पूरे बाजार में जितने भी उपभोक्ता उन सब की मांग को सामूहिक रूप से रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मांग फलन। मांग फलन क्या होता है? मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उसको निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्वों के बीच में गणितीय संबंध को दर्शाता है। तो मांग फलन हमारा दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन है उसको हम डिनोट करते हैं DX से, यानी डिमांड ऑफ X गुड्स। वो है फंक्शन ऑफ इन तत्वों के बीच में क्रियात्मक संबंध। कौन कौन से तत्व हैं ये? प्राइस ऑफ X गुड्स यानी जो वस्तु है उसी की खुद की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स उस वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। इन दोनों प्रकारों के बारे में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। Y उपभोक्ता की आय, T से डिनोट करते हैं हम उपभोक्ता की रुचि और E से डिनोट करते हैं हम भविष्य की संभावनाएं। इसी तरह जो बाजार मांग फलन होता है उसको डिनोट करते हैं MKT यानी मार्केट, DX यानी डिमांड फंक्शन है X गुड्स का, वो फंक्शन ऑफ PX PRY TE। ये यहाँ तक हमारा व्यक्तिगत मांग फलन के बराबर है। इससे आगे जो हमारा N होता है जनसंख्या के लिए, G4 होता है गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए, S4 होता है क्लाइमेट और सीजन के लिए और YD यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो कक्षा 12वीं में ये केवल परिचय हेतु है, तो ये इन्हें हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत मांग फलन या व्यक्तिगत मांग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व। हमारा जो अगला टॉपिक है मांग के निर्धारक तत्व, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पर किसी वस्तु की जो मांग है वो निर्भर करती है। तो हम अभी डिमांड फंक्शन में हमने पढ़ा था कि इन तत्वों पर किसी वस्तु की जो मांग है वो निर्भर करती है। तो ये है, पहला है एक वस्तु की अपनी कीमत। किसी वस्तु की खुद की जो कीमत है वो भी उसकी मांग को निर्धारित करती है। यदि किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी मांग है वो कम हो जाएगी, किसी वस्तु की जो कीमत है वो कम हो जाए तो उसकी मांग बढ़ जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट है संबंधित वस्तुओं की कीमत। किसी वस्तु की जो मांग है वो उसकी संबंधित वस्तुओं की कीमत पर भी निर्भर करती है। ये संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? किसी एक वस्तु के स्थान पर यदि हम दूसरी वस्तु को प्रयोग कर सकते हैं तो उसे प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं, जैसे कोक और पेप्सी। इसी तरह चाय या कॉफ़ी। तो यदि कोक की जो कीमत है वो बढ़ जाए तो जो जनता है, जो आदमी है, वो पेप्सी को ज़्यादा मांग करना शुरू कर देंगे। इसी तरह यदि कोक की कीमत कम हो जाए तो लोग पेप्सी को छोड़कर कोक की मांग करने लग जाएंगे। दूसरा है हमारा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ
की जाती है तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। यदि हम एक वस्तु की मांग करते हैं तो हमें दूसरी की जो मांग है वो ऑटोमेटिक करनी पड़ेगी। जैसे कार और पेट्रोल, यदि कोई उपभोक्ता कार लेता है या मार्केट अर्थव्यवस्था में ज़्यादा उपभोक्ता कार ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो अर्थव्यवस्था में जो पेट्रोल की मांग है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह पेन और स्याही, यदि पेन का प्रयोग अधिक बढ़ जाए तो स्याही की जो मांग है वो अपने आप बढ़ जाएगी। हमारा तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता की आय। किसी वस्तु की जो मांग है उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करती है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, वस्तुओं की ज़्यादा मांग करेगा। यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो ऑब्वियसली जो मांग है वो कम हो जाएगी। हमारा अगला पॉइंट है रुचि और प्राथमिकताएं। किसी वस्तु की जो मांग है उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता, फैशन, मौसम, इन बातों पर भी निर्भर करती है। कई बार किसी वस्तु विशेष का फैशन चल जाता है तो उस वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाती है। जैसे कोई डिज़ाइनदार कोई सूट का जो ट्रेंड है वो चल जाता है तो जो महिलाएं हैं उसकी मांग देखा देखी के प्रभाव से उसकी मांग ज़्यादा करेंगी। अगला हमारा पॉइंट है भविष्य की संभावनाएं। भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। यदि उपभोक्ता की ये लगे कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो वो वर्तमान में उस वस्तु की जो मांग है वो ज़्यादा करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी लॉकडाउन में ही आया है। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों ने घर में सामान होते हुए भी भविष्य की आशंका को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना शुरू कर दिया। अर्थात घरेलू सामान की, उपभोक्ता सामान की, जो भोजन से संबंधित सामान उनकी जो मांग है भविष्य की संभावना को देखते हुए वो वर्तमान में बढ़ गई। आज की वीडियो में हमारा जो अगला बिंदु है वो है मांग का नियम। अन्य बातें समान रहने पर, हम पिछले वीडियो में ही आपको बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र में आप अधिकतर जो सिद्धांत पढ़ेंगे उनमें आप इस टर्म का जो प्रयोग है वो बार बार देखेंगे। अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स में रिमेन इक्वल, या लैटिन भाषा में सेटरिस पेरिबस टर्म है कि भी जिस तत्व का हम अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित जो बाकी जो तत्व हैं उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती, कीमत बढ़ेगी मांग कम हो जाएगी, और कीमत कम हो जाने पर मांग बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है। मांग के नियम की जो व्याख्या है हम तालिका और रेखा चित्र की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। ये हमारी मांग तालिका है। कीमत जब 5 रुपये है तो जो मांग है वो 4 इकाई है। कीमत बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की जो मांग है घटकर 2 इकाई हो जाती है। अब हम इसे रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ओ एक्स अक्ष पर हम मांग दर्शाते हैं, ओ वाई अक्ष पर हम कीमत दर्शाते हैं। अब इसको, इन बिंदुओं को हम इस ग्राफ पर प्रकट करते हैं। कीमत 5, मांग 4, मांग 4, कीमत 5, तो ये हमारा बिंदु हो गया ये। तो ये हमारी Q है, यानी कि आरंभिक कीमत। ये हमारा P बिंदु है, यानी कि प्रारंभिक प्राइस। कीमत बढ़कर 10 रुपये हो गई तो मांग 2 इकाई हो गई, कीमत 10, इकाइयाँ 2। इसे हम डिनोट करेंगे Q1 से, यानी कि नई मांग, और इसको हम डिनोट करेंगे P1 से, यानी कि नया प्राइस। तो इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं तो हमें हमारा मांग वक्र प्राप्त हो जाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं, जिसे हम DD के नाम से प्रकट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि
हम आपको जो इकोनॉमिक्स है वो इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी में पहला बिंदु हम आपको बताते हैं किसी भी रेखा चित्र की जो व्याख्या है वो कैसे करते हैं। जो हमने रेखा चित्र में बनाया है वही हम लिखते चलेंगे तो वो हमारे रेखा चित्र की व्याख्या हो जाएगी। कैसे? रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर मांग तथा ओ वाई पर कीमत को दर्शाया गया है। ओ पी हमारी प्रारंभिक कीमत तथा ओ क्यू हमारी प्रारंभिक मांग है। कीमत के बढ़कर ओ पी से ओ पी वन हो जाने पर मांग है वो ओ क्यू से घटकर ओ क्यू वन हो जाती है। डी डी हमारा मांग वक्र है। कीमत हमारी बढ़ गई तो हमारी मांग है वो हमारी घट जाएगी। ये हमारा मांग का नियम है। मांग वक्र का जो ढलान है वो नीचे की ओर होता है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में ऋणात्मक ढाल कहते हैं। इसके बारे में हम इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम सीखते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। मान्यताएं क्या होती हैं? जब भी हम किसी सिद्धांत की व्याख्या करते हैं तो हम कुछ एक चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे होंगी। इन्हें किसी भी नियम की मान्यताएं कहा जाता है। ये अन्य बातें जो समान रहने पर वाली जो ये टर्म है ये उसी का ही विस्तार है। भाई इन अन्य बातों में हमने किन किन को शामिल किया है तो ये उसी का विस्तार है, उसी की व्याख्या। मान्यता, मांग के नियम की मान्यता है। उपभोक्ता की आय, भाई उपभोक्ता की आय है वो स्थिर होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो कीमत बढ़ जाने पर भी वो उनकी मांग ज़्यादा करेगा, तो जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होगा। उपभोक्ता की रुचि, मांग के नियम की ये महत्वपूर्ण मान्यता है कि उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी उपभोक्ता का पेप्सी से जो रुचि है वो हट गई तो पेप्सी भले ही कितनी सस्ती हो जाए वो उसकी मांग नहीं करेगा, क्योंकि उस उपभोक्ता की उसकी रुचि ही नहीं रही। तो यहाँ पर मांग का नियम है वो लागू नहीं होगा। तो हम ये मान्यता लेते हैं कि उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे हमारा संबंधित वस्तुओं की कीमत, जो संबंधित वस्तुएं जो दोनों प्रकार की स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, उनकी कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथी हमारी मान्यता होती है मांग के नियम की, भविष्य में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता को ये लगे कि भविष्य में कीमतें कम होंगी तो वो वर्तमान में ही मांग कम कर देगा। यदि उपभोक्ता को ये लगे कि भविष्य में कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो वर्तमान में कीमत ज़्यादा होने पर भी उसकी मांग ज़्यादा करेगा। तो हम इन मान्यताओं को लेके चलते हैं जब भी हम मांग का नियम का अध्ययन करते हैं कि इन तत्वों में परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए। हमारे आज के इस वीडियो का अगला बिंदु है मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, या इसी बिंदु पॉइंट को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि कीमत कम होने पर किसी वस्तु को क्यों अधिक खरीदा जाता है, क्यों उसकी मांग बढ़ जाती है। तो इसमें हमारा पहला जो बिंदु है वो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। उपयोगिता वाले जो पाठ है उसमें हमने सीखा था कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्राओं को कंज्यूम करता जाता है उसको उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वो कम होती जाती है। उपभोक्ता उस वस्तु की मांग तब तक करता रहेगा जब तक कि उसकी जो सीमांत उपयोगिता है, उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो उसकी कीमत के बराबर न हो जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, वो पैसे में पानी खरीद कर पी रहा, तो उसको पहला जो पानी का गिलास पिएगा उसे उसमें बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, उसकी प्यास है वो मिटेगी। लेकिन जैसे जैसे पानी के वो और गिलास पीता जाएगा या पानी की जगह हम कह लें कि कोल्ड ड्रिंक्स है वो पीता जाएगा, तो उसे है उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता है या आसान शब्दों में कहें तो जो आनंद है वो कम होता जाएगा। अर्थशास्त्र में इसे ही सीमांत उपयोगिता कहा गया है और ये प्रति इकाई है वो कम होती जाती है। तो उपभोक्ता किसी वस्तु की जब कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता उसकी मांग इसलिए ज़्यादा करता है क्योंकि कीमत कम होकर उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर आ जाती है।
अगला हमारा बिंदु है आय प्रभाव। कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। उस वास्तविक आय का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है वो उस हिस्से को खर्च करने के लिए वो उस वस्तु को अधिक मांग करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता 5 किलो चीनी है हर महीने खरीदता है 50 रुपये प्रति किलो की दर से, तो उपभोक्ता हर महीने इस पर 250 रुपये है वो खर्च कर रहा है। मान लीजिए चीनी की जो कीमत है वो कम हो जाती है, 40 रुपये हो जाती है, तो उपभोक्ता को जो प्राइस देना पड़ेगा वो केवल 200 रुपये देने पड़ेंगे। इस तरह से कीमत कम हो जाने पर उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो 50 रुपये बढ़ जाती है, यानी उपभोक्ता के पास 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। तो अब उपभोक्ता क्या करता है, इन 50 रुपयों को खर्च करता है वस्तु की और ज़्यादा मात्रा खरीदने के लिए। इस वजह से भी कीमत कम होने पर वस्तु की मांग है वो बढ़ जाती है। तीसरा हमारा बिंदु है प्रतिस्थापन प्रभाव। जब एक वस्तु अपने प्रतिस्थापन यानी कि स्थानापन्न वस्तु यानी पेप्सी और कोक में से यदि कोक सस्ती हो जाती है तो जो पेप्सी के उपभोक्ता हैं वो भी कोक को पीना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से भी पेप्सी की कीमत कम हो जाने से पेप्सी की मांग बढ़ जाती है। अगला हमारा बिंदु है उपभोक्ता समूह का आकार। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वे उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना शुरू कर देते हैं जो पहले उसके उपभोक्ता नहीं थे। इसी तरह जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो जो पुराने जो उपभोक्ता हैं वो भी उस वस्तु को जो खरीदना है वो कम कर देते हैं। अगला हमारा बिंदु है विभिन्न उपयोग। यदि एक वस्तु एक से ज़्यादा उपयोग में काम आ रही है तो उस पर इस नियम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए चना हमें पता है कि भी शक्ति देने वाला भोज्य पदार्थ है। यदि चना सस्ता हो जाए तो न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी उसकी मांग की जाएगी। घोड़े के खिलाने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए भी चने की मांग है वो बढ़ जाएगी। लेकिन चने की कीमत ज़्यादा हो जाए तो केवल उसको महत्वपूर्ण उपयोग यानी कि सिर्फ मनुष्य के खाने के लिए ही खरीदा जाएगा। तो इस वजह से जिस वस्तु के एक से ज़्यादा उपयोग हो, विभिन्न उपयोग हो, उनकी कीमत कम हो जाने पर मांग है वो बढ़ जाती है। जो अध्ययन का जो अगला बिंदु है वो है मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, यानी ऐसी चीजें, ऐसी वस्तु जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात कीमत कम होने पर उनकी मांग ज्यादा नहीं होती, कीमत बढ़ जाने पर उनकी मांग है वो कम नहीं होती। तो मांग के नियम के मुख्य 3 अपवाद हैं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, लग्जरी गुड्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, ये मांग के नियम के अपवाद होते हैं। इनमें महंगे कालीन, महंगी कारें इत्यादि को शामिल किया जाता है। समाज में ये प्रतिष्ठा का सूचक माने जाती है। जितनी ज्यादा महंगी होगी इन्हें उतना ही अच्छा, उतना प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, इसलिए ये मांग के नियम के अपवाद है। अगला है हमारा अज्ञानता और भ्रम। कई बार उपभोक्ता अपने अज्ञानता के कारण, अपने भ्रम के कारण महंगी वस्तुओं को अच्छा तथा सस्ती वस्तुओं को घटिया मानना शुरू कर देता है। तो इस वजह से भी जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होता। तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं क्या होती हैं? गिफन वस्तुओं को अक्सर निम्न कोटि की वस्तुएं कहा जाता है। इस प्रभाव का अध्ययन सबसे पहले इंग्लैंड के अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट गिफन ने किया था, इसलिए उनके नाम पर इन वस्तुओं को गिफन वस्तुएं कहा जाता था। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उनकी मांग है वो कम हो जाती है, उपभोक्ता की आय कम हो जाए तो उनकी मांग बढ़ जाती है, यानी कि उनका आय प्रभाव है वो नेगेटिव है। साथ ही उन्होंने ध्यान दिया, उनके ध्यान में ये बात आई कि उनका कीमत प्रभाव है वो पॉजिटिव है, अर्थात जब देश में महंगाई बढ़ जाती है
तो उन वस्तुओं की मांग है वो भी बढ़ जाती है। देश में महंगाई कम हो रही है तो उन वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। तो अक्सर क्या होता है कि गिफन वस्तुएं और घटिया वस्तुओं को एक ही माना जाता है, परंतु हमने यहाँ पर ध्यान देना है कि सभी गिफन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं, परंतु सभी घटिया वस्तुएं गिफन गुड्स नहीं होती। हमें ध्यान में रखना है कि गिफन जो वस्तुएं होंगी उनका कीमत प्रभाव पॉजिटिव है और उनका आय प्रभाव नेगेटिव होता है, जबकि घटिया वस्तुओं का कीमत प्रभाव नेगेटिव होता है, उनका आय प्रभाव है वो नेगेटिव होता है, जबकि कीमत प्रभाव है वो भी नेगेटिव होता है घटिया वस्तुओं का। तो घटिया वस्तु और गिफन वस्तुओं में जो है वो अंतर है वो कीमत प्रभाव का होता है। गिफन वस्तुएं में कीमत प्रभाव पॉजिटिव और घटिया वस्तुओं में नेगेटिव होता है, जबकि आय प्रभाव दोनों में ही नेगेटिव होता है। तो विद्यार्थियों, आगे से आप कंफ्यूज मत होना कि गिफन वस्तुएं क्या होती हैं और घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं क्या होती हैं। आज की हमारी इस वीडियो का जो अंतिम जो टॉपिक है वो है हमारा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, इनमें क्या अंतर होता है। तो इनमें बड़ा ही आसान सा अंतर है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की वजह से उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो वो कहलाएगा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और वो किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहे परंतु किसी अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण यदि उसकी मात्रा घट जाए, मांग घट जाए या बढ़ जाए, तो उसे हम बोलेंगे मांग में परिवर्तन। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है वो दो प्रकार का होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार क्या होता है कि कीमत के कम हो जाने पर कीमत 5 रुपए से घटकर 1 रुपया हो गई, घट जा उसकी जो मांग है 1 इकाई से बढ़कर 5 इकाइयां हो जाती है, तो ये मांग का विस्तार है। इसे हम ग्राफ के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हमारी प्रारंभिक मात्रा है, कीमत कम हो गई तो हमारी मात्रा बढ़ गई, ये हमारा मांग का विस्तार है। इसी तरह मांग में संकुचन, मांग में संकुचन कीमत के बढ़ जाने पर यानी 1 रुपए से 5 रुपए हो जाने पर मांग का कम हो जाना, मांग 5 इकाई से घटकर 1 इकाई हो गई, तो ये हमारा मांग का संकुचन है। इसी तरह मांग में परिवर्तन, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि कब होती है? किसी वस्तु की कीमत सेम रहे, स्थिर रहे, परंतु उसकी मांग बढ़ जाए तो यह मांग में वृद्धि कहलाती है। इसी तरह मांग में कमी, कीमत स्थिर रहे परंतु किसी अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण उसकी मांग 15 इकाई से घटकर 10 इकाई हो जाती है, तो ये हमारी मांग में कमी कहलाता है। तो ये जो हम इसे ग्राफ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, यदि कीमत में परिवर्तन की वजह से मांग में परिवर्तन हो तो ये हमारा कहलाता है मांग का विस्तार या मांग का संकुचन। यदि कीमत में वृद्धि, कीमत वही रहे परंतु अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण यदि कोई चेंज आ जाता है तो इसे हम कहेंगे मांग में परिवर्तन। ये दो प्रकार का होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो आशा आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके कोई सवाल या कोई शंका है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।